गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। ऑनलाइन भी कंफर्म करो बच्चों। यस। अच्छा, अपन क्या लेने वाले हैं, एलएलपी वाला जो अपना पोर्शन पेंडिंग है पहले वो लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या सोचा है कि भाई थ्योरी पार्ट तो आपका कंपनी का हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंपनी के एक बार देख लें, ठीक है। तो 1 आवर की क्लास आई थिंक कंबाइंड आप लोगों की कल शायद लगे, आपकी और जीसीएफ 5 की, क्योंकि दोनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपनी के मैं सोच रही हूँ करा दूं खुद। ये कंपनी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपना 13 मार्क्स का कवरेज रखता है बेटा, ठीक है। तो अभी तो जो बचा हुआ पोर्शन अपना एलएलपी का है वो फिनिश करेंगे पहले। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड लेना है, एक बार आई से ही डाउनलोड कर रहे हैं अपन। एक टॉपिक बेटा बीच में रहा था हमारा, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड मतलब क्या है, यहाँ पर अगर फ्रॉड किया जाता है एक पार्टनर द्वारा या एलएलपी द्वारा, उस केस में उनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड, ठीक है। एलएलपी लेकिन बच सकती है ये बोल करके कि पार्टनर ने ये काम मेरी अथॉरिटी के बाहर जाके किया, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके किया है। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर एलएलपी या उसका कोई पार्टनर ऐसा कोई काम करता है क्रेडिटर्स को धोखा देने के इरादे से, किसी और पर्सन को धोखा देने के इरादे से, किसी भी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, तो जो लाइबिलिटी है किसकी, एलएलपी की और उस पार्टनर की, कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। हाउएवर अगर एलएलपी लायबल मानी जाएगी उसी हद तक जिस हद तक क्या है वो पार्टनर माना जाएगा, जब तक कि एलएलपी ये प्रूव ना कर दे कि पार्टनर ने ये काम उसकी जानकारी के बिना किया है और अथॉरिटी से बाहर जाके किया है। अगर एलएलपी प्रूव कर दे कि पार्टनर ने ये काम उसकी जानकारी के बिना किया है और अथॉरिटी से बाहर जाके किया है तो एलएलपी बच जाएगी। एक क्वेरी पूछिए, विस्टल ब्लोइंग अभी ले लेते हैं, चलो पहले तो ये तो लेते हैं अपन। ये समझ में आया क्या, एलएलपी या उसका पार्टनर ऐसा कोई काम कर रहा है किसी और को धोखा देने के इरादे से, क्रेडिटर्स को धोखा देने के इरादे से, तो एलएलपी और उस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। एलएलपी अपनी लायबिलिटी से बच सकती है अगर वो प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे, ये काम मेरी जानकारी के बिना हुआ है और पार्टनर ने अथॉरिटी से बाहर जाके किया है। ये जो टर्म है ये बदल गई है बेटा, इसको कर लेना 5 इयर्स, ये चेंज आया है। अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है ऊपर दिए गए तरीके से, मतलब धोखा देने के इरादे से, ठीक है, तो जो भी पर्सन जानबूझ के ऐसा काम कर रहा है उसे 5 साल की जेल होगी और जुर्माना कितना लग सकता है, 50,000 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। 50,000 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि पॉइंट नंबर 2 की पेनल्टी तो लगेगी लगेगी,
लेकिन आपकी वजह से जिस पर्सन को नुकसान हुआ है उसको आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, उसके नुकसान की भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, वेयर एन एलएलपी और इज पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ने काम किस तरीके से किया है, फ्रॉडुलेंट तरीके से किया है, देन सच एलएलपी पार्टनर डीपी और द एम्प्लॉय will be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss by reason of such conduct। ये ऊपर वाली पेनल्टी जाती है सरकार के पास, ये नीचे वाली जाएगी उस पर्सन के पास जिसको आपकी वजह से नुकसान हुआ है, कंपनसेशन। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी तो लगेगी ही लगेगी, उसके अलावा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। फ्रॉड के केस में लाइबिलिटी कैसी दे दी इन्होंने, अनलिमिटेड। फिर क्या बोला, हाउएवर एलएलपी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये काम पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके किया है, मेरी जानकारी के बिना किया है, तो एलएलपी तो है बच जाएगी। ठीक है, विसल ब्लोइंग का एक टॉपिक आया था, विसल ब्लोइंग का टॉपिक हमने लिया था कि जो गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें विसल ब्लोअर बोला जाता है। फ्रॉड में एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है सिर्फ उसी की अनलिमिटेड होगी, यहाँ पर बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी पे कोई असर नहीं आता, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर एलएलपी की जानकारी में वो है तो सिर्फ एलएलपी जिम्मेदार है और वो पार्टनर जिसने गलत किया है वो जिम्मेदार है, बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। हर पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट है लेकिन बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। याद रखना, एक पार्टनर के गलत काम के लिए बाकी पार्टनर्स यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होते। तो ऊपर एक लाइन आई उसमें पार्टनर, हाँ, तो एक पार्टनर फ्रॉड करे जरूरी थोड़ा ना है, दो पार्टनर्स ने फ्रॉड किया तो वो दोनों आ गए, सिंगल हो ये जरूरी नहीं है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, विसल ब्लोइंग आपको लास्ट में बताया था मैंने, क्या था, जो गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते बेटा उनको बोला जाता है विसल ब्लोअर्स। क्या होता क्या है इस केस में वो सुनो, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई कार्रवाई चल रही थी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे कोर्ट या ट्रिब्यूनल को हेल्प मिली, और एक बंदा जो था वो जेल हो गई, उसको एलएलपी के अधिकारी को जेल हो गई, तो अब कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या बोलते हैं, हम तुम्हारी सजा पूरी तरीके से माफ कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में हमने ये बोला था कि भाई तुमने हमें इंफॉर्मेशन दी, इसकी वजह से तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि तुमने हमें इंफॉर्मेशन दी है, तुम्हें डिमोट नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। ये था हमारा टॉपिक विसल ब्लोइंग जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अब पढ़ रहे हो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में क्या है देखो, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है एलएलपी को। ठीक है, जितना अंडरलाइन करनी हो उतना देखना बस। एलएलपी क्या मेंटेन करेगी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू अफेयर्स फॉर ईच ईयर। ठीक है, किस पे, चाहे तो कैश बेसिस पे चाहे तो अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, शेल मेंटेन सेम एट, कहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, उतने समय के लिए जितना बताया जाए। नॉर्मल चीजें, कुछ भी नई चीज नहीं थी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वर्ड सुना है, अकाउंट वर्ड तो सुन ही रखा है तुमने, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी सुना है। इसका मतलब क्या होता है देखो, एलएलपी के पार्टनर्स लिख के देते हैं इसके अंदर कि भाई हमारी जो एलएलपी है वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट है और आगे आने वाले 1 साल में दिवालिया घोषित नहीं होगी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कंपनी में भी जाती है कि हमारी कंपनी पूरी तरीके से अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है, केपेबल टू पे द डेब्ट्स, और आगे आने वाले 1 साल में दिवालिया नहीं होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी हर एलएलपी प्रिपेयर करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, जैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो एज ऑन द लास्ट डे, ये भी क्या होगा, एट द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर, उस फॉर्म में जैसा कि आपको बताया जाए। और इसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के ऊपर किसके साइन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर के। ये जो आपने अभी प्रिपेयर किया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये हर साल आपको फाइल करना है, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, किसके साथ, फीस के साथ, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। आरओसी के पास इसकी फाइलिंग होगी हर साल।
एनुअल बेसिस पे। अकाउंट्स जो है एलएलपी के ऑडिट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी के केस में भी रूल्स कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एलएलपी के केस में भी रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो एग्जेम्पशन देने की पावर भी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एलएलपी को एग्जेम्प्ट कर सकती है, कह सकती है कि भाई आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ एलएलपी फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। ऑडिट से छूट देनी है तो वो भी कौन दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिट किसके रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है। पेनल्टी काट दो, पेनल्टी बदल भी चुकी है, ये पेनल्टी अब रही भी नहीं है, चेंज आ गया है पेनल्टी में, और बहुत खतरनाक वाली पेनल्टी दी है घुमा फिरा के, तो वैसे भी याद नहीं होने वाली। मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी, कंपनी के लिए, एलएलपी के लिए अलग, पार्टनर के लिए अलग, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए अलग, तो इतना नहीं याद हो सकता अपन को। अपन आएंगे सीधे और सीधे किस पर? एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर एंड के 60 दिनों के भीतर भीतर, ठीक है, अपन को क्या करनी होती है? एनुअल रिटर्न फाइल करनी है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, along with fees within 60 days of closure of financial year। सपोज करो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ कब? 31 मार्च को, तो कब तक फाइल करनी है? लेटेस्ट बाय 30 मई। समझ आई चीज? 60 डेज के अंदर अंदर एक ये एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। इसमें आप अफेयर्स ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर उसके बारे में बताते हो। एलएलपी कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट, जहां पर फाइलिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होती, जबकि कंपनी के केस में ई फाइलिंग जरूरी होती है। तो ये फीचर किसके अकॉर्डिंग है? कंपनी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दिस इज अ न्यू फीचर ऑफ एलएलपी। पेनल्टी आपको नहीं लेनी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करना, फाइनेंशियल ईयर एंड के 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न बना करके एलएलपी को देनी पड़ती है। किसको? रजिस्ट्रार। ये जो कंपनी में रूल था कि 30 सितंबर के बाद होती है, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वो इसमें भी होगा। इसके अंदर भी दिया हुआ था, अपन ने पढ़ा था ना, फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर के बाद में अगर कोई बनी है तो नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर आया था, अपन ने किया भी था। हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े थे अभी फाइलिंग के बारे में, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में, कि हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, चाहे तो कैश बेसिस पे करे, चाहे अक्रूवल बेसिस पे करे, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे करनी है, और जितने साल तक बताया जाए उतने साल तक करनी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रिपेयर होता है, ठीक है, और उसकी फाइलिंग भी करनी है आरओसी के पास में अलोंग विद फीस। एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल ईयर एंड के 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करनी है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। यही पढ़ा हमने। अब आगे आ रहा है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। आप याद करो 3 शेड्यूल आ रहे थे लास्ट के, शेड्यूल 1 तो अलग कर दो, शेड्यूल 2, 3, 4 आ रहे थे। फर्म कन्वर्ट हो रही थी एलएलपी में शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही थी एलएलपी में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही थी एलएलपी में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 4। तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। देखो किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग विद द सेकेंड शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकेंड शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड थर्ड शेड्यूल। प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है एलएलपी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, दिस चैप्टर एंड फोर्थ शेड्यूल, यही दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, टॉपिक क्या कहना चाहता है वो समझ में आ रहा है? आपकी कोई फर्म या आपकी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर आपकी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो उसे कैसे कन्वर्ट कराएंगे? रजिस्टर कराएंगे, और फिर क्या है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कन्वर्जन के बारे में बात चल रही है। अब देखो क्या दिया हुआ है कन्वर्जन में, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। मैंने सबसे पहले बोला फर्म कन्वर्ट होगी एलएलपी में किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड शेड्यूल। प्राइवेट कंपनी एलएलपी में थर्ड शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में फोर्थ शेड्यूल। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आपने डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास। अगर रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी सेटिस्फाई हो गया कि आपने शेड्यूल की रिक्वायरमेंट, एलएलपी एक्ट की रिक्वायरमेंट और रूल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, भाई सपोज करो आपकी फर्म है,
जिसको आप एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहते हो। डॉक्यूमेंट किसके पास बेटा फाइल करोगे? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को लगता है कि आपने शेड्यूल की रिक्वायरमेंट, कौन सा शेड्यूल लगेगा? 2, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, एलएलपी एक्ट फॉलो कर लिया, रूल्स फॉलो कर लिया, तो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करते ही आपकी एलएलपी अस्तित्व में आ जाएगी, आपकी एलएलपी अस्तित्व में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, एलएलपी जो है बनने के बाद में 15 दिनों के अंदर अंदर पुराने वाले रजिस्ट्रार्स को इंटीमेट करेगी। क्यों? ताकि वो इसका नाम हटाएं। समझ आ रहा है? एलएलपी बनने के बाद में पुराने वाले रजिस्ट्रार, अगर फर्म की बात कर रही हूं तो कौन हुआ? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। और अगर कंपनी की बात कर रही हूं तो कौन हुआ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनको इन्फॉर्म कर देगी, इनको इन्फॉर्म कर देगी कि भाई अब हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए हैं और फर्म या कंपनी जो थी वो खत्म हो गई है। तीसरा पॉइंट कि भाई कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग है? शेड्यूल के अकॉर्डिंग है ना। तो जो पुरानी वाली फर्म के कौन थे? पार्टनर्स। पुरानी वाली कंपनी के कौन? शेयर होल्डर्स। और जो नई बनी है वो एलएलपी। जो पुरानी वाली फर्म थी उसके पार्टनर्स, पुराने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स, और जो अभी नई एलएलपी बनी है वो, ऑन कन्वर्जन दे विल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ वेरियस शेड्यूल। क्योंकि कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग है? शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इनको शेड्यूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, शेड्यूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आगे बोला इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा? इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन वही होगा जैसा कि शेड्यूल में बताया गया है। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन वही होगा जैसा कि शेड्यूल में बताया गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? आपकी एलएलपी बन गई, रजिस्टर हो गई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ एक एलएलपी अस्तित्व में आ जाएगी, एलएलपी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, पहली चीज। दूसरा, जो असेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन किसके थे? पुरानी वाली फर्म या कंपनी के, वो नई एंटिटी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। पुरानी वाली एंटिटी के सभी राइट्स और ऑब्लिगेशन न्यू एंटिटी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये है तुम्हारा कन्वर्जन का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तुम्हें लिखना है क्योंकि वो यहां से कट गया। थर्ड नंबर तुम डाल लो। वेस्ट मतलब बिलोंग्स, इन्वेस्ट। वेस्ट का मतलब हो गया अब उसमें चले जाएंगे, निहित होना बोलते हैं हिंदी में। बिलोंग टू, बिलोंग्स वर्ड यूज किया जाता है। नहीं, वो बहुत बड़ी कंपनी बेटा एलएलपी के आगे। क्या दिया हुआ है देखो बेटा, थर्ड नंबर पॉइंट डालना। द ओल्ड रजिस्ट्रार्स या फिर द ओल्ड फर्म और कंपनी नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स of रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पुराने वाली फर्म या कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा इनके रिकॉर्ड से और नई एलएलपी अस्तित्व में आ गई। जो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी है उसमें तो एंट्री हो गई, और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो इनका नाम हटाएंगे, पुराने वालों का हटाना पड़ेगा ना। हाँ, उसी के बाद तो है ना, रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं हुआ तब तक तो वो फर्म ही है ना। मतलब पहले उसका एग्जिस्टेंस में डाल दो फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन। नहीं, ऐसे नहीं। या तो फिर वो कन्वर्जन थोड़ी ना हुआ बेटा। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? आप जो इस समय हो उससे बदल रहे हो। कन्वर्जन में क्या है? आप एज इट इज करते हो, खत्म नहीं कर रहे हो। यहां तक समझ आया क्या बेटा? बताओ मुझे पहले। इफेक्ट क्या दिए हमने? 3 इफेक्ट आए। एलएलपी अस्तित्व में आ जाएगी, पुरानी वाली एंटिटी की असेट्स और लायबिलिटीज न्यू एंटिटी में ट्रांसफर हो जाएंगी, और तीसरा क्या बोला कि भाई रिकॉर्ड्स में चेंजेस आ जाएंगे, पुराने वाले रिकॉर्ड जो है वो हट जाएंगे और नए रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के रिकॉर्ड में एंट्री आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है अब देखो, यही चीज आईसीआई से एक बार क्या लिखा हुआ है देखो। रजिस्ट्रेशन में अगर हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि जो फर्म है, जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसने क्या है, प्रोविजन जो है शेड्यूल के, एक्ट के और रूल्स के फॉलो कर लिए, तो ये क्या करेगा? डॉक्यूमेंट को
रजिस्टर कर देंगे और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। एलएलपी बनने के बाद में 15 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगी कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि अब जो है ना कन्वर्जन हो चुका है और अब हम फर्म या कंपनी नहीं रहे, हम एलएलपी में चेंज हो चुके। अब चाहो तो पीडीएफ से ले सकते हो क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। एक बार मैं तो यहां से करा रही हूँ लेकिन, है ना, साथ के साथ की दोनों चीजें कवर हो जाए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, कन्वर्जन के बाद में पुरानी वाली फर्म के पार्टनर्स और पुरानी वाली जो कंपनी थी उसके शेयर होल्डर्स। द एलएलपी जो नई बनी है वो 3 एंटिटीज थी देखो, पुराने वाली फर्म के पार्टनर्स, पुराने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स और जो नई एलएलपी बनी है वो शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ वेरियस शेड्यूल। यही था, शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा और इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन वही होगा जैसा कि शेड्यूल में बताया गया है। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी सेम एज इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 इफेक्ट। देयर शैल बी ए एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में उस नाम से एक एलएलपी अस्तित्व में आ जाएगी। यही है। ऑल द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन जो भी पुरानी वाली फर्म की थी या कंपनी की थी शैल बी ट्रांसफर्ड एंड वेस्ट इन द एलएलपी। मैं क्या कहना चाह रही हूं, पुरानी वाली एंटिटी की एसेट्स और लाइबिलिटीज न्यू एंटिटी एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएंगी। सिंपल लैंग्वेज बोल दी मैंने। पुराने वाली जो एंटिटी थी फर्म और कंपनी, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज न्यू एंटिटी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएगी। और लास्ट में क्या बोला, विदाउट फर्दर अश्योरेंस, मतलब बिना किसी और औपचारिकता को पूरा किए मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्म और कंपनी जैसा भी केस है ये माना जाएगा क्या हो गई, डिसॉल्व, और उनका नाम जो है रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड से हटा देंगे। तो क्या वो फर्म और कंपनी तो रही नहीं ना, क्या बदल गई वो एलएलपी में, तो रिकॉर्ड्स में चेंजेस आ जाएंगे। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना वही करके आना, यहां से करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन एलएलपी की स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑल्सो। और उसके लिए रूल्स कौन बना सकता है, बस एक चीज एडिशनल है, रूल्स बनाने की पावर किसके पास आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं लेना। नेक्स्ट आओगे वाइंडिंग अप, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी आया हुआ है और टॉपिक भी ऐसा है कि कभी भी पूछा जाता है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन 3 सेक्शन दिए हुए हैं, 63, 64, 65। पूछा क्या जाता है 64। 63 क्या कहता है, वाइंडिंग अप 2 तरीके से हो सकती है, वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल। एक तो हो सकती है अपनी इच्छा से और एक क्या हो सकती है, ट्रिब्यूनल करवाए। खत्म कर रहे हैं एलएलपी को, वाइंडिंग अप 2 तरीके से, या तो अपनी खुद की इच्छा से या फिर ट्रिब्यूनल के आदेश से। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में ट्रिब्यूनल आपकी एलएलपी को खत्म कर सकती है, इसको लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से करके जाना। पहला, एलएलपी ने खुद ने डिसाइड किया कि ट्रिब्यूनल हमें खत्म कर दे, एलएलपी ने खुद ने डिसाइड किया कि ट्रिब्यूनल हमें खत्म कर दे। दूसरा, एलएलपी के पार्टनर्स का नंबर 2 से नीचे चला गया और 6 महीने तक गड़बड़ को सही नहीं किया तो उस अकेले की पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी। उस समय मैंने बताया था इट इज अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी। देखो, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2, वाइंडिंग अप का आधार है, खत्म किया जा सकता है एलएलपी को। एलएलपी हो गई दिवालिया, दिवालिया ही तो बोलूंगी, एलएलपी हो गई दिवालिया, अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। या फिर एलएलपी जो है भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के विरुद्ध है, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक सिक्योरिटी। कोई भी एंटिटी अगर सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी या पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है तो उसे खत्म किया जा सकता है। फिर एलएलपी क्या चीज है, तो छोटी सी एंटिटी है। समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही, बताओ बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हर जगह वाइंडिंग अप में आता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई भी हो। तो सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर इसके अगेंस्ट में है तो एलएलपी को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिफॉल्टर है एलएलपी आपकी, इस बार इसने फाइलिंग नहीं की,
किसके पास? रजिस्ट्रार के पास एनुअल फाइलिंग करनी थी ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न। इसने लगातार 5 सालों तक, लगातार 5 साल है, 2 साल नहीं की, फिर 1 साल कर दी, तो इस पॉइंट में कवर नहीं होते। कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स है, लगातार लगातार 5 सालों से फाइलिंग रजिस्ट्रार के पास नहीं की है। किसकी फाइलिंग होती है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, याद आ रहा है 60 डेज में, ठीक है। अब नहीं करी तो फिर ये भी एक ग्राउंड है फॉर द डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप करा सकती है एलएलपी की। और आखिर में बोला ट्रिब्यूनल बड़ी अथॉरिटी है, जो भी कारण इसको सही लगे, जस्ट एंड इक्विटेबल, एलएलपी को खत्म करवाया जा सकता है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी कोई कारण सही लगे तो फिर ट्रिब्यूनल आदेश दे सकती है कि इसको खत्म करो। क्या क्या पॉइंट आए दोबारा रिवाइज करो। सबसे पहले बोला एलएलपी ने खुद ने डिसाइड किया कि हमें खत्म कर दो। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से नीचे चले गए, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। एलएलपी हो गई इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे द डेब्ट्स, अगेंस्ट द सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, याद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिया? फाइलिंग में डिफॉल्ट है, लास्ट 5 ईयर्स से फाइलिंग नहीं करी, ठीक है। सो इसके बाद में ये क्या ले लिया? कोई भी जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड जो कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को सही लगे। लास्ट पॉइंट सिंपल सा है, रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एलएलपी में कहीं भी रूल्स बनाने हैं तो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे ऑडिट से रिलेटेड हो, चाहे बाइंडिंग अप से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी मैटर में, रूल बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहां पे भी रूल्स की, कंपनीज में भी रूल्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाला जो पॉइंट था हमारा, सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी वाला था क्या? हाँ, कोई भी ऐसी एंटिटी है जो इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी, भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन किसी अपनी एनिमी कंट्री को दे रही है, पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा है, नहीं हो सकता है। आपने एलएलपी तो बनाई और आप एलएलपी के थ्रू कर क्या रहे हो? इंफॉर्मेशन जो है हमारी एनिमी कंट्रीज को पास ऑन कर रहे हो, वो तो गलत है ना भाई, इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये मान के चलो कि किसी एनिमी कंट्री के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। ऐसा स्टेप उठाया भी था गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पीरियड में, पबजी को बैन किया था जब बॉर्डर डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे चाइना के साथ, तो गेम ऐप जो थे उनको बंद किया था कि नहीं किया था? इसी वजह तो किया था कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो वहां जाती है। प्लस क्या होता है, जब दिवाली वगैरह के टाइम पे सबसे ज्यादा सेल होती थी इन चाइनीज लाइट्स की, होती थी ना, तो फिर इस चीज को क्या किया था? बाइकआउट किया था लोगों ने कि हम चाइनीज लाइट्स नहीं खरीदेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके से करें। तो अगर हमें कभी लगता है इस तरीके से कि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो ऐसे देश को बिलोंग करते हैं कि भाई आगे जाकर के हमारी कंट्री के ही अगेंस्ट में जा सकता है, तो भाई हम उसको छोड़ ही देते हैं ना फिर। तो अगर किसी भी तरीके से कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध है, तो खत्म किया जा सकता है। एक पावर दे रखी है, क्लियर है क्या यहां तक? ये बताओ। अच्छा, अब इसके बाद में आ रहे हैं मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर अगर हम बात करें ना, एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एक बार जस्ट रफ रीडिंग लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है एक बार नोट्स में देखो, बहुत शॉर्ट में बहुत स्वीटली दिया हुआ है। मिसलेनियस में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आप याद करो, हमने कंपनीज एक्ट की बेटा एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी, याद करो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट याद आ रहा है? तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कंपनी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, याद आ रहा है? ठीक है, फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट। और उसका लास्ट पॉइंट याद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे तो लगेंगे। तो उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया और बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के ऊपर बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, किसमें? ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन किस पे लगेंगे? एलएलपी पे भी लगेंगे। याद करो, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कह सकती है कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे तो लगेंगे। लास्ट पॉइंट याद करो, पावर को यूज किया और किस पे लगाए? एलएलपी पे। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट ही तो है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं? लिंक हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन एलएलपी पे भी लगेंगे, चाहे तो एज इट इज, चाहे तो विद मॉडिफिकेशन। अब भाई ऐसा कोई नोटिफिकेशन केंद्र सरकार पास करे
इससे पहले इसे लेनी पड़ती है परमिशन किसकी, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये नोटिफिकेशन की कॉपी पहले रखी जाएगी बेटा किसके पास, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म में ही लॉन्च होगा, और अगर डिसअप्रूव कर देते हैं तो ये नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन जारी करने की पावर केंद्र सरकार की किस पे निर्भर करेगी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा मना कर दे तो फिर ऐसा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इसमें बोला है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एंड सर्टिफाइड कॉपी। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रखा है किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास, या उसकी सर्टिफाइड कॉपी विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, उसे सबूत के रूप में लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप एक फिजिकल डॉक्यूमेंट को लेते हो, आईटी एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसने क्या किया था, उसने इक्वल वैलिडिटी दे दी थी कि जैसे आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को एविडेंस में लेते हो ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट में एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा, सबूत के रूप में लिया जाएगा। तो कोई अगर सर्टिफाइड कॉपी है रजिस्ट्रार की या इलेक्ट्रॉनिकली कोई कॉपी है जिसपे डिजिटल सिग्नेचर आ रहे हैं किसके, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के, तो उसे भी सबूत के रूप में कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा। कहना चाहते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी वैलिडिटी दी गई है। कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। एडिशनल फीस का पॉइंट बदल चुका है और बदल के आया क्या है, ये सारी लिमिट हटा दी, क्या लिख दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी प्रिस्क्राइब तो हुई नहीं है, जब प्रिस्क्राइब होगी तब देखी जाएगी। तो आपके लिए तो ये मान के चलो एडिशनल फीस हटी गया, ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो पहले हुआ करता था वो हटा दिया और लिख क्या दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब प्रिस्क्राइब करेंगे तब देखेंगे, अभी तक तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया। क्या बचा है टॉपिक एक बार देखते हैं अपन। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट करेक्ट दैट प्रोविजन ऑफ, ये चेंज आ गया, इसको क्या कर दिया 2013। स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू एलएलपी विद मॉडिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजन एलएलपी पे एज इट इज या विद मॉडिफिकेशन लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी पहले कहां रखी जाएगी, बिफोर ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कितने समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, अगर both the houses of parliament agree in disapproving the notification और both the houses agree in making any modification, ठीक है, तो डिसअप्रूव कर दिया तो इशू ही नहीं होगा, और अगर मॉडिफाई कर दिया देन इट विल बी इशूड ओनली इन द मॉडिफाइड फॉर्म। मतलब नोटिफिकेशन जारी करने की पावर किसके अधीन है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग दी हुई है देखो, हाँ फर्स्ट वाले का शैल अप्लाई टू एलएलपी विद एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन। भाई कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन एज इट इज एलएलपी पे लगेंगे पहला पॉइंट, या विद मॉडिफिकेशन एलएलपी पे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि एज इट इज नहीं लगाएंगे, कुछ चेंजेस के साथ लगाएंगे। हाँ भाई एक्सेप्ट दिस वन, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। यहाँ 50,000 की लिमिट है, यहाँ पर हम 1 लाख की रखें, कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। एक तो पहला पॉइंट कह रहा है एज इट इज लगेंगे एलएलपी पे, दूसरा बोला विद मॉडिफिकेशन लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में सिर्फ और सिर्फ वो लाइन देखना जो मैंने तुम्हें वहां लिखवाई है कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई फाइल डॉक्यूमेंट है इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस जस्ट लाइक अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और यहां से लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एक बार यहां से थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, जिसपे उसके क्या आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर, एडमिसिबल इन एविडेंस एज ऑफ इक्वल वैलिडिटी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसी को सिंपल लैंग्वेज में घुमा फिरा के 2-3 बार इन्होंने लिखा है।
एडमिसिबल इन एविडेंस, ट्रू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आप सिंपल सी बस एक लाइन दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड एविडेंस को भी बिल्कुल वैलिड माना जाता है जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाता है। क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन आपका एडिशनल फीस पे भी नहीं बनता, ये चेंज हो गया मैंने बता दिया आपको। आपको क्या करने हैं अब, डिफरेंसेस, दोनों एंटिटी मेरी आपको पढ़ाई हुई है, अब फटाफट अपने डिफरेंस हो जाएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी एक्ट। एलएलपी पे क्या लगेगा, एलएलपी एक्ट 2008। फर्म पे क्या लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बॉडी कॉर्पोरेट कौन सी है इन दोनों में से, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी होती है, एलएलपी की होती है। क्रिएशन, एलएलपी कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशन के थ्रू अंडर एलएलपी एक्ट 2008। और पार्टनरशिप बनाने का एक ही तरीका, बाय एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन कहाँ कंपलसरी है, एलएलपी में। अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल था, याद आ रहा है। परपेचुअल सक्सेशन किसका होता है, एलएलपी का। फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्टिव पार्टनर पे डिसॉल्व होती थी। आया तुम्हारा नेम, एलएलपी के नाम के पीछे एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखोगे या एक्रोनिम एलएलपी यूज करेंगे, याद आ रहा है। जबकि ऐसी कोई गाइडलाइन फर्म के लिए नहीं दी गई है। लाइबिलिटी की बात करें, एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। और पार्टनरशिप फर्म में अगर हम बात करें, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी होने को म्यूचुअल एजेंसी है दोनों में, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पर देखो हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट होता है लेकिन बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी, ये ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर्स। यहाँ पर हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट है और बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में तो थी ही नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम दो होने चाहिए, उनमें से एक का रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। कॉमन सील की बात करें, किसकी हो सकती है, एलएलपी की। वहां पे ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ी। लीगल कंप्लायंस को पूरा नहीं किया, कौन जिम्मेदार है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। वहां पे कौन जिम्मेदार है, ऑल द पार्टनर। तो यहाँ ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो एनुअल फाइलिंग किसमें कंपलसरी है, एलएलपी में। क्या क्या भेजा था आपने, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, है ना। फर्म के केस में फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, बिल्कुल आप याद करो। पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। हमने कहा था फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, याद करो। बॉडी कॉर्पोरेट में तो आती है कि नहीं आती, आती है ना। जबकि फॉरेन नेशनल तब तक पार्टनर नहीं बन सकते फर्म में जब तक आरबीआई परमिशन ना दे दे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई अप्रूवल चाहिए वहां पे। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते थे पार्टनरशिप एक्ट में। एलएलपी में बेनिफिशियरी का कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, एलएलपी में माइनर का रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंस। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले देखो, एलएलपी एक्ट 2008, उधर आएगा कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स या पार्टनर्स, एलएलपी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर। यहाँ जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न हो रही है, ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ पर क्या है, रेगुलेटेड बाय स्टेट्यूट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। नेम की बात करते हैं, नेम ऑफ एलएलपी में वर्ड आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी है सफिक्स। दूसरी तरफ नेम ऑफ पब्लिक कंपनी में वर्ड क्या आएगा लास्ट में, लिमिटेड, और प्राइवेट के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, एलएलपी में कम से कम दो पार्टनर वर्ड यूज करो। चलो एलएलपी में क्या पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट आपको नहीं दी है। कौन कौन बन सकते हैं एलएलपी के पार्टनर, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट एक्टिंग थ्रू देयर नॉमिनी, सही है। दूसरी तरफ बात करें, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइवेट में कम से कम दो, ज्यादा 200, पब्लिक में कम से कम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के केस में मेंबरशिप ब्रॉड है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फॉर्म, इंडिविजुअल, ट्रस्ट भी मेंबर बन सकते हैं, जबकि वहां पे सिर्फ दो बंदे बन सकते थे, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, और कोई नहीं बन सकता, ट्रस्ट वगैरह नहीं बन सकते वहां पे।
लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है बेटा? लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर? मेंबर्स की लाइबिलिटी, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी दी है तो अनपेड अमाउंट। मैनेजमेंट की बात करें, कौन करेंगे? ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैनेज बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर। दूसरी तरफ अफेयर्स को कौन मैनेज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर्स दोनों ही कंट्रोल करते हैं, तो इनके नंबर में डिफरेंस का एक पॉइंट दिया हुआ है। भाई कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2। इनमें से एक का रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, याद आ रहा है? और रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन कितनी हो गई? 120 दिन, याद रहेगा। दूसरी तरफ क्या दिया है देखो, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर और पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर। क्लियर है क्या बताओ? तो ये हमारी यूनिट हमने वाइंड अप की। एक बार अमेंडमेंट खोल के आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ जो करवाना है, जितना आपको करना है वो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। मैक्सिमम 20 में बन सकता है एक बंदा डायरेक्टर, इंडिविजुअल पे लिमिट लगाई है, ऐसे नहीं लगा रखी कि आप कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकते हो। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सेंड कर दिए थे वैसे, आपका जो ऐप है ना उस पे अमेंडमेंट मैंने सेंड किए थे आपको। एक तो हमने ये वाला पढ़ा था बेटा, जहां जहां पे वर्ड आ रहा है कंपनीज एक्ट 1956, क्या वर्ड ले लिया गया है? 2013। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में जहां पर अपना वर्ड आ रहा था सेक्शन 3 1956, 220 डेफिनेशन अपन को पता है, तो वो चेंज हम कर चुके हैं। बिजनेस वाले में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है इस एक्टिविटी को बिजनेस में नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है? जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है। पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट आया था डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक तो चेंज ये आ गया आपका कि 182 डेज की जगह लिमिट कितनी हो गई है? 120 डेज, जो आपको नोट्स में ही मैंने लिखवा दी। उसके बाद में हमने बोला था कि जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिनका नाम दिया हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनको माना जाएगा। प्लस डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या रिमूव होना चाहता है तो बाय एलएलपी एग्रीमेंट हो सकता है। उसकी क्या लगाएंगे? कंसेंट लगाएंगे। कंसेंट 30 दिनों के अंदर हमने फाइल की थी, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। एक नंबर उसको लेना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिपिन नंबर, ये लिया था। रजिस्टर्ड ऑफिस और चेंजेस में तो सिर्फ पेनल्टी बदली है, इसलिए हमें लेना नहीं है। नेम वाला पोर्शन जो था ये मैंने आपको याद से कराया था, याद करो आप। 3 साल के अंदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी नाम को बदलो तो कितने दिनों में बदलना पड़ेगा? 3 महीने के भीतर बदलना पड़ेगा, याद आ रहा है? ये प्रोविजन मैंने आपको किया बताया था। 15 दिन के अंदर अंदर चेंज के बारे में आरओसी को बताओगे, आरओसी सर्टिफिकेट में चेंज करेगा। 30 दिन के अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज कर दोगे। तुमने चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी एलएलपी का कोई दूसरा नाम रख सकती है। ठीक है, ये प्रोविजन हमने पढ़ा था। फिर आया था रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या बदली है? पेनल्टी। पेनल्टी आप वैसे भी नहीं करते तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद में आया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आज पढ़ा था। इसमें भी सिर्फ क्या है, एक तो 2 इयर्स की जगह 5 इयर्स हो गया, जो मैंने आपको वही चेंज करवा दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है चेंज हुई वो है पेनल्टी। और तो ये वाला तो मैंने करवा ही दिया ना आपको, हाँ। और 2 इयर्स का 5 इयर्स करवा दिया। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स में चेंज हुई है सिर्फ पेनल्टी, ये मैंने वर्ड बाय वर्ड चेक कर लिया। चेंज सिर्फ क्या आया है? पेनल्टी में। पॉइंट नंबर 5 और 6 है ना, 5 की जगह पेनल्टी चेंज करके और 6 भी एक और पेनल्टी का सेक्शन डाला है। तो पेनल्टी आपको करनी नहीं है तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूली इंसर्ट किए गए प्रोविजन बस ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नाफ्रा, नाफ्रा एक अथॉरिटी आपकी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी,
जो आपके स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पहले तो जाते हैं प्रोफेशनल बॉडी नाफ्रा, आईसीआई बनाता है, फिर वो जाते हैं नाफ्रा के पास, नाफ्रा के रिकमेंडेशन के बाद जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, फिर आपके ये वो जो है मान्य माने जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इसके लिए भी बनाए जा सकते हैं, किसके लिए? एलएलपी के लिए। अभी तक बस क्या दिया हुआ है? पावर दे दी। में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नाफ्रा की कंसल्टेशन में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, किसके लिए? एलएलपी के लिए। अभी तक एलएलपी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लग रहे थे। एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट सेम है, सिर्फ क्या बदली है? पेनल्टी। 60 डेज की लिमिट थी, वही सेम लिमिट है, बस पेनल्टी बदली है इन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट में आपको ये दिया है न्यूली इंसर्टेड में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे स्पीडी ट्रायल के लिए क्या बना सकती है? स्पेशल कोर्ट। अभी बने थोड़ी ना है, फ्यूचर में जाके बनेंगे, हर जगह यही लिख रखा है, जब तक नहीं बने हैं तब तक पावर उन्हीं कोर्ट के पास है जिनके पास कंपनीज एक्ट में पावर है, जब बनेंगे तब देखेंगे, अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी एनर्जी और टाइम सेव कर सकते हो, या आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटीज के बारे में ही दे रखा है इसके अंदर, और आपको मैंने ये पूरा पढ़ के देख लिया। इसके बाद में अपील और रिवीजन करना है तो वो पावर भी किसको दी गई है? हाई कोर्ट को। पहले तो स्पेशल कोर्ट बनेंगे, स्पेशल कोर्ट करने के बाद में उनके अगेंस्ट अपील जाएगी हाई कोर्ट में। अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, तो आपको इनके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस बनाए जा सकते हैं एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी तक तो ये काम कौन संभाल रहा था? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब इनके लिए सेपरेट ऑफिसेस भी बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट लिखा हुआ है हर जगह। पावर और ड्यूटीज वैसी ही होंगी जैसी बताई जाएंगी, अभी तक बताई थोड़ी ना है, ये तो फ्यूचर में आएंगे, अभी आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल फीस वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, चेंज हो गया। पहले वो 300 डेज वाला था, अब यहाँ पे कर दिया पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस एज में भी प्रिस्क्राइब। वो तो आएगी तब आएगी, अभी तक तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है जिसे हम याद करें, तो ये भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली नेम चेंज में चेंज है एक, तो वो याद रखना, सेक्शन नंबर आपका था 17 आई थिंक, वो उसको कर जाना, नेम चेंज वाला। एक स्मॉल एलएलपी का प्रोविजन आया था, वो कर लेना। 182 डेज जहां जहां आ रहा है 120 डेज हो गया है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड था ना, वहां पर 2 इयर्स की जगह 5 इयर्स हो गया है। तो ये जो रेलेवेंट चेंजेस आपको करवाए हैं ना, उनको ध्यान में रख लेना, बस आप कर लोगे। और इसके अंदर क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि भाई आता तो सिर्फ कितने का है बेटा? 5 मार्क्स का ही तो आता है, तो इसके अंदर जो आपको पीछे क्वेश्चंस दिए हुए ना, इसमें इनको अच्छे से कर जाना है। एक तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, ये तो जनरल भी लिख लोगे, इतना पढ़ लिया आपने एलएलपी के बारे में। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी में आंसर में देखोगे तो सिर्फ क्या दिए? हेडिंग्स। सिर्फ क्या दिए? हेडिंग्स। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आंसर में क्या देगा? सिर्फ हेडिंग्स देगा। फिर क्या दिया? डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, क्या कंपलसरी है डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर में छोटे चेंजेस भी आए हैं। एक तो 120 डेज हुआ है, प्लस कंसेंट लेनी पड़ेगी, डिपिन नंबर याद आ रहा है, जिनका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला अमेंडमेंट पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन तुमने पढ़ लिया, बिल्कुल वैसा ही कंपनी जैसा अस्तित्व में आ जाएगी। और क्या है? सारी बॉडी कॉर्पोरेट की कैरेक्टरिस्टिक कब मिल जाएंगी उसको? ऑन रजिस्ट्रेशन। केस फाइल कर सकती है, इस पे केस फाइल किया जा सकता है। केपेबल ऑफ होल्डिंग डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, याद आ रहा है? वाइंडिंग अप इंपॉर्टेंट आपको लिखवाया था, याद करो। फिर आ रहा है एलएलपी अल्टरनेटिव है किसके बीच में? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, दोनों के एडवांटेज है। ये पीछे के आंसर्स पढ़ के जाना, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स और उसके स्टेप्स, प्रोबेबली या तो यहां से या जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बीच बीच में लिखवाए हैं। एक क्वेश्चन था स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, अब वो इधर भी आ चुका है तो यहाँ भी कवर हो गया। एक तो ये पीछे के क्वेश्चन करके जाना, प्लस 2 डिफरेंसेस दिए हुए थे फॉर्म के बीच में और कंपनी वाले में, है ना, तो ये डिफरेंसेस अच्छे से कर लेना। डेजिग्नेटेड पार्टनर में अमेंडमेंट है वो कर लेना, और जो आपका चेंज इन नेम वाला था ना, सेक्शन 17 जो चेंज हुआ है 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकते, वो वाला कर लेना। कर लोगे क्या? बताओ मुझे। तो बेसिकली क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। अब मैं आपकी 1 घंटे की क्लास बेटा लूंगी, मुझे क्या करवाना है? आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
भाई हमने कंपनीज एक्ट कवर तो कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि हम आपको करवाएं, क्योंकि 13 नंबर की कंपनीज आती है। थ्योरी हमने की है, बीच बीच में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे नहीं करवाए। तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि मेरे पार्ट में कि मैं अच्छे से करवा दूं उस चीज को। तो 1 घंटे की क्लास अपनी रहेगी, जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और कोई क्वेरी है किसी की, बेटा पूछ सकते हो। बाकी वैसे ओवरऑल मैंने एक बार आपका करवा दिया। एनी क्वेरी? दिव्यांक, गायत्री, रिया, कोई भी बेटा? कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ लेने हैं हमें, वो हम लेंगे। बेसिक चीज ये है। और उसके लिए क्या लेके आओगे? एमसीसी बुकलेट। आप आईसीआई उठा के मत ले आना। हाँ, तो क्वेश्चंस के लिए याद रखना बेटा, एमसीसी बुकलेट लानी है, वो लेके आना। चलो फिर आज यहाँ तक का रखते हैं। हाँ बेटा।